हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस वाली तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं दृष्टि आईएएस की। और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है पीसीएस यूपी पीसीएस के लिए पॉलिटी और हिस्ट्री, राज्य व्यवस्था और इतिहास की हम आज यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दोनों मिक्स क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहते ही है। सेकंड चीज़ आप लोग के लिए बता दूँ, इकोनॉमिक की मैंने टेस्ट सीरीज लगा दी है, इन्वॉल्वमेंट की भी लगा दी है और साइंस की भी लग चुकी है। तो बाकी की टेस्ट सीरीज लग चुकी हैं, करीब करीब 22-23 टेस्ट लग चुके हैं दृष्टि के। बाकी की जब संस्कृति आईएएस के लग चुके हैं, आपके जीएस वर्ल्ड के लग चुके हैं। तो आप उन सबको जरूर देखते जाइएगा क्योंकि अब एग्जाम बहुत निकट आ चुका है और शायद अब संभवतः पूरी तो देख भी नहीं पाओगे आप लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा है, करीब करीब 40-50 टेस्ट लगा चुके हैं हम ऑलरेडी, है ना। तो जल्दी से आपके चैनल को बस एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करने से क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। खैर, आज के हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा जो व्यय है राज्य की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि हाईकोर्ट का एक ऐसा व्यय होता है, खर्च होता है जो कि राज्य की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। कौन सा होता है? तो आप बोलोगे जो न्यायाधीशों के पेंशन होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो न्यायाधीशों के पेंशन भत्ते दिए जाते हैं जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके पेंशन, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन दिए जाते हैं, वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। राज्य की संचित निधि पर भारित क्या होते हैं? उनके वेतन दिए जाते हैं, भत्ते, जो उस समय जब वो कार्य कर रहे होते हैं उस दौरान, कर्मचारियों के वेतन भत्ते और प्रशासनिक व्यय, ये सभी राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। लेकिन जब रिटायर होने के बाद जो पेंशन होती है, पेंशन सीधा भारत की संचित निधि से ही मिलती है। ठीक है। भारत में जनहित याचिका प्रावधानों को लिए लिया गया था। भारत में जनहित याचिका प्रावधानों को कब लिया गया था या कहां से लिया गया था, इस की बात कर रहा है। तो आप बोलोगे जनहित याचिकाओं को अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया था। कि मतलब सीधी बात ये समझो आप, जो अमेरिका है और वहां से सॉरी, अमेरिका के न्यायशास्त्र से भारत में जनहित जो याचिका है उसको लिया गया था। ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। देखो, संसद में और राज्य विधानमंडल में ना जो आंग्ल भारतीय होते थे, ऐसे समझो। एंग्लो इंडियन तो आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, नए नए जो पहली बार दे रहे हैं। लेकिन जो आंग्ल भारतीय होते थे, दो नियुक्त किए जाते थे, उनको निरस्त कर दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है। कौन सी संविधान संशोधन के तहत? तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इनको क्या कर दिया गया? अब इनको समाप्त कर दिया कि अब इनकी नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक दबाव समूह नहीं है? कह रहा है कि भारत में जो है वो दबाव समूह नहीं है। कौन सा नहीं है? स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या है? सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है वो दबाव समूह नहीं है, जिसको SHGV कहते हैं, ध्यान रखिएगा शॉर्टकट में। ठीक है। बाकी व्यावसायिक समूह, ट्रेड यूनियन और कृषि समूह, ये दबाव समूह, प्रेशर समूह के रूप में, प्रेशर ग्रुप के रूप में जाने जाती है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि दोहरे दंड से संबंधित है? दोहरे दंड से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद आपका 20 जाएगा। कौन सा? 20 आपका जो है वो दोहरे दंड से संबंधित है। एक विदेशी नागरिक निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का हकदार है? कोई एक विदेशी नागरिक है और उन विदेशी नागरिकों को, भाई साहब को, भारत में मौलिक अधिकार में दिया गया है। लेकिन कौन सा दिया गया है? धर्म की आचरण एवं प्रसार की स्वतंत्रता। क्या दिया गया? धर्म की आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता उनको दिया गया है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनको नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। ऐसे कुछ अनुच्छेद हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। कौन कौन से? एक बार देख लेते हैं। 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो 5 अनुच्छेद आप देख रहे हो, ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो अभी जो दूसरा वाला ऑप्शन है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये किस में आता है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो आप थोड़ा सा इन अनुच्छेदों को ध्यान रख लेना बस। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम का वर्ष जो कि है सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर कुछ अधिनियम है, जैसे खान अधिनियम, प्रशिक्षु अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम। लेकिन ये किस वर्ष अपनाए गए या लागू किए गए थे वो सही नहीं है। कौन सा नहीं है देख लेते हैं। खान अधिनियम 1952 में ही अपनाया गया था, ठीक है। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 में अपनाया गया था, ये भी ठीक है। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 में। लेकिन मर्चेंट शिपिंग जो अधिनियम है 1976 में नहीं अपनाया गया था। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट है वो कब अपनाया गया था? 1958 में अपनाया गया था, 1958 में अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई थी। अब तो भैया सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब गठित हुई थी? 1974 में, 1974 में गठित की गई थी, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा है?
बात कर रहा है कि जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा कौन है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1974 में नहीं बल्कि 1976 में गठित की गई थी। सॉरी दोस्तों, 1976 में गठित की गई थी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। 1976 में, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति को गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा है। तो भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कह रहा है कि निर्वाचक मंडल का इसमें हिस्सा कौन है। तो आप बोलोगे इनमें हिस्सा देखा जाए तो इनमें कौन कौन हिस्सा है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये ठीक है। राज्य मनोनीत सदस्य होते हैं, नहीं होते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी ठीक है। विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, ये नहीं होते हैं। तो आपका पहला और तीसरा आपका सही है, तो आप ए पे टिक लगा दोगे, पहला और तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की संचित निधि से संबंधित है। भारत की संचित निधि से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, बताइए। जो भारत की संचित निधि होती है उससे 266 का एक संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी समिति कही जाती है प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 मेंबर होते हैं। किसके होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेद और संबंधित प्रावधान है और सुमिलित नहीं है। मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन है जो सही सुमिलित नहीं है। कौन सा नहीं, उसको देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 80 में बताया गया राज्यसभा की संरचना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 81 में लोकसभा की संरचना बताया गया है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान राष्ट्रपति की शक्ति है, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश प्राप्ति है राष्ट्रपति को, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 43 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, क्या ये सही है, नहीं, ये तो गलत है, ये गलत है। समान नागरिक संहिता किसमें है, बताइए। समान नागरिक संहिता है किसमें है, आप मुझे कमेंट करके बताओ समान नागरिक संहिता किसमें है। और 93 में क्या है, वर्कर्स को, गवर्नमेंट जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या करना है, नियंत्रित या विनियमित करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। SC/ST जो एक्ट है उसको कब अधिनियमित किया गया था, तो आप बोलोगे 1989 में, 1989 में उसको अधिनियमित किया गया था। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, भैया वित्त आयोग के संदर्भ में कह रहा है कौन सा कथन सही है। संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय संसाधन होते हैं, कैसे वितरित किया जाए, इन सिफारिशों की वह सिफारिशें करता है, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित संवैधानिक क्या है, निकाय है, बिल्कुल बात सही है, संवैधानिक निकाय है, तो आप सी पे टिक लगाओगे, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में चुनाव आयोग को पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था। चुनाव जो आयोग था उसको पहली बार बहुसदस्यीय, मतलब कि उसमें और भी लोग जोड़े जा सकते हैं, उस तरीके से आप बनाया गया था। तो 1989 में, 1989 में इसको बहुसदस्यीय के रूप में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी, भैया परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में हुई थी। कब हुई थी, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी, और ये इंपोर्टेंट भी है। ठीक है। वर्ष 1893 में धर्म संसद आयोजित की गई थी। 1893 में धर्म संसद का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, ध्यान रखिएगा। भारत की तरफ से इसमें किसने हिस्सा लिया था, आप मुझे कमेंट करके बताओ। भारत की तरफ से इसमें किस व्यक्ति ने हिस्सा लिया हुआ था, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अब एक साइड सूची है और एक साइड सूची दूसरी है, मतलब एक साइड है आंदोलन और सभा है और एक साइड व्यक्ति हैं जो इनसे संबंधित है। देख लेते हैं। अगर हम बात करें देव समाज की स्थापना किसने की थी, तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। ठीक है। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, तो राधाकांत देव ने की थी, दूसरा वाला हो जाएगा। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना तुलसी राम ने की थी, तो 3 से मिला लेना। और अरु विप्पुर आंदोलन की बात करें तो नारायण गुरु संबंधित है, तो आप चौथा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही है, क्योंकि 1 2 3 4 मिले हुए हैं। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा बाल सिद्धांत को गढ़ा था, मतलब कि सुरक्षा बाल सिद्धांत किसने गढ़ा था, लाला लाजपत राय के द्वारा गढ़ा गया था। किसके, लाला लाजपत राय के द्वारा। कोमागाटा मारू घटना या कामागाटा मारू जो घटना है किस राज्य में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया था, तो जो कामागाटा मारू जो घटना थी वह जो क्रांतिकारी घटना है वो किस राज्य में इन्होंने बढ़ावा दिया, मिल गया था इस चीज से, तो महाराष्ट्र में इसको बढ़ावा मिला था इससे। ठीक है। तारीख ए फरिश्ता लिखी गई थी। तारीख ए फरिश्ता किसके द्वारा लिखी गई थी, भैया तारीख ए फरिश्ता की बात करें मोहम्मद कासिम हिंदू शाह के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। होम रूल लीग की शुरुआत है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी और इसमें सम्मिलित एनी बेसेंट भी थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है।
बहावी आंदोलन की नींव किसने रखी थी? तो भैया बहावी आंदोलन की नींव कह रहा है किसने रखी थी? सैयद अहमद ने रखी थी। किसने? सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन की नींव को रखा था। ठीक है, चलिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिला संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय आंदोलन का जो आंदोलन हुआ था भारत में, स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें महिला संगठन के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही है? रमाबाई रनाडे ने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ठीक है, पंडिता रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। तो आप बोलोगे यहाँ पर दोनों कथन आपके सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो भैया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन की बात कर रहा है, किसने किया था? दादा भाई नेहरू के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की थी? जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। किसके? जोनाथन डंकन के द्वारा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, की गई थी। चलिए, और रैले आयोग का जो गठन है किया गया था, रैले आयोग का गठन कब किया गया था? 1902 में किया गया था। किस लिए किया गया था? कमेंट करके बताओ आप लोग, किस लिए किया गया था ये। ठीक है, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन आ गया है कि मोपला विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो मोपला विद्रोह हुआ था उसके संदर्भ में कह रहा है, मोपला मालाबार क्षेत्र में हिंदू काश्तकार थे और अधिकांश जमींदार जो मुस्लिम थे। गलत है, उल्टा लिखा है, हिंदू कौन थे? जमींदार थे, जबकि काश्तकार कौन थे? अधिकांश मुस्लिम थे। मोपला काश्तकारों को काश्तकार जमींदार संबंधों को विनियमित करने वाले सरकारी कानून के लिए स्थानीय कांग्रेस की निकाय की मांग विशेष रूप से प्रोत्साहित किया था। बिल्कुल बात ठीक है, तो आप सी पे टिक लगाओगे। दूसरा वाला सही है आपका, पहला वाला गलत है, उल्टा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस काल को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा काल जिसको ताम्रपाषाण युग के नाम से जानते हैं? तो इसमें आप बोलोगे ताम्र युग को हम ताम्रपाषाण युग के नाम से जानते हैं। धौलावीरा कादिर द्वीप पर अवस्थित है, जो स्थित है। धौलावीरा किस पर अवस्थित है? कादिर द्वीप पर, ध्यान रखिएगा। और ये कादिर द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? आप बोलोगे गुजरात राज्य में स्थित। कहां पर? गुजरात राज्य में स्थित है, जहां पर लोथल भी स्थित है। और लोथल कैसा था? लोथल एक बंदरगाह डॉकयार्ड था, ध्यान रखिएगा। प्राचीन स्थल बसाड़ है, वह स्थित कहां पर है? तो प्राचीन स्थल बसाड़ है, वहां पर बिहार में है। कहां पर है? बिहार में बसाड़ है। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान दक्षिणी उड़ीसा में किस राजवंश की प्रमुखता मिली है? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान है और एक राजवंश की प्रमुखता मिली है। और दक्षिण उड़ीसा में कौन सा राजवंश है? तो आपके काकती राजवंश है, सॉरी काकती नहीं, आपके मथारस राजवंश है और वशिष्ठ राजवंश है। तो आप डी पे टिक लगाना, बी और सी सही है। मथारस राजवंश और वशिष्ठ राजवंश की जो है वो साउथ है, दक्षिण में उड़ीसा में, वहां पर ये प्रमुखता वहां पर देखी गई है। आंध्र प्रदेश के किस क्षेत्र में आनंद से संबंधित वंश के शासन का प्रमाण मिला है? तो आंध्र प्रदेश के किस क्षेत्र में मिला है आनंद से संबंधित वहां पर शासन का प्रमाण? आप बोलोगे वहां पर पूर्वी दक्षिण क्षेत्र में मिला हुआ है। कौन से? पूर्वी दक्षिण क्षेत्र में मिला है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य जो कि गुप्त राजनीति के महत्व पर प्रकाश डालता है? गुप्त राजनीति के प्रकाश पर महत्व डालता है, कौन कौन सा है? तो इलाहाबाद का प्रशस्ति भी है और भीतरी स्तंभ लेख भी है। ये दोनों आपके जो है वो आपके गुप्त राजनीति पर क्या डालते हैं? प्रकाश डालते हैं। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो ऐहोल शिलालेख में किस देवता का उल्लेख मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख है, आपको पता ही होगा, लेकिन एक देवता का उल्लेख मिलता है। कौन से देवता है? जिनेन्द्र देवता है। कौन से? जिनेन्द्र देवता है, ध्यान रखिए। वर्ष 1469 से लेकर 74 के दौरान कौन सा जो यात्री है बीदर के व्यापार के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? तो कौन सा व्यापारी था? निकितिन था। कौन था? निकितिन था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विजयनगर में राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? विजयनगर का जो शासन था उसमें राजनीतिक संगठन की विशेषता थी। कौन सी विशेषता थी? वहां पर नायंकर प्रणाली थी। कौन सी? नायंकर प्रणाली थी। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 1327 से 28 में देवगिरी के संबंध में मोहम्मद तुगलक के निर्णय का उद्देश्य क्या था? देवगिरी के संबंध में मोहम्मद तुगलक ने एक निर्णय लिया था, लेकिन क्या उद्देश्य था? उसको दूसरी प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित करना। क्या था? उसको दूसरा प्रशासनिक केंद्र के रूप में उसको स्थापित करना उनका मकसद था। किस संत ने ज्ञानेश्वरी और अभंग लिखकर महाराष्ट्र में भक्ति विचारधारा का सूत्रपात किया? एक संत रहे हैं जिन्होंने ज्ञानेश्वरी और अभंग लिखकर महाराष्ट्र में भक्ति विचारधारा का सूत्रपात किया था, और ये कौन से थे? तो ज्ञानेश्वर थे। कौन थे? ज्ञानेश्वर थे। थोड़ा सा आप अगर सेंस भी लगाओगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, एटलस पर्वत जो माला है सबसे ऊंची चोटी है। एटलस पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट टूबकल है। ध्यान रखिए, कहां पर है ये? कि किस उसमें है बताइए, कहां पर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, मोरक्को के पास में पड़ती है। माउंट टूबकल जो है वो एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है।
वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। भैया 2 बार काटती है, किसको? मकर रेखा को काटती है। कौन सी है? लिम्पोपो नदी है। कहां बहती है? ये आपकी दक्षिण अफ्रीका में बहती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक साइड जनजाति है, एक साइड संबंधित देश है, मतलब कि कौन सी जनजाति किससे देश से संबंधित है बात कर रहा है, मिला लेते हैं। अगर मसाई जनजाति की बात करें तो केन्या से संबंधित है, होसा की बात करें तो नाइजीरिया से संबंधित है, माउरी की बात अगर की जाए तो न्यूजीलैंड से संबंधित है, और बेडोइन की बात करें तो अरब से संबंधित। तो आप सी पे टिक लगा लेना, आपकी ये मिली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक साइड मरुस्थल है और एक साइड विद्युत धारा महासागरीय ठंडी धाराएं हैं, और यहाँ सुमिलित नहीं है, मरुस्थल और सुमिलित नहीं है, और सागरी धारा कौन कौन सी नहीं है? सहारा मरुस्थल कनारी धारा संबंधित है, नाबिब मरुस्थल बेंगुला की धारा संबंधित है, अटकामा मरुस्थल पेरू की धारा संबंधित है। पेंटाकोनिया की बात करें तो लेब्राडोर धारा से संबंधित नहीं है, मतलब कि यही आपका हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु को कोष्ट शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत के रूप में जाना जाता है? एक जलवायु जिसको कोष्ट शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत के रूप में जाना जाता है, कौन सी है? वहां है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु। कैसी है? भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है? तो ठंडी स्थानीय पवन कौन सी है? यहाँ पर आप कहोगे मिनिस्टल है। कौन सी है? मिनिस्टल है। देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन है और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है, लेकिन हम मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आगे चलते चलते ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चन मिल गए, तो 3 सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है। ठंडी स्थानीय पवन इनमें चारों में कौन सी है? मिनिस्टल जो है ठंडी स्थानीय पवन है, बाकी आपकी गर्म पवन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जोहोर जलडमरू मध्य किस देशों के बीच में स्थित है? जोहोर जलडमरू मध्य उसकी बात करें, यह है मलेशिया और सिंगापुर देशों के मध्य में है। किसमें? मलेशिया और सिंगापुर के, ठीक। शीतोष्ण घास के मैदान है और देश है, मतलब कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान किस देश में स्थित है, इसकी बात कर रहा है। अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर जो प्रेरी है, प्रेरी कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में है। पंपास की बात करें कहां पर है? अर्जेंटीना में है। डाउन्स कहां पर है? डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में, और पुस्टाच की बात करें तो ये आपका हंगरी में है। तो इस तरीके से आप डी पे टिक लगाओगे, डी वाला आपका जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, तो भूमध्य जो सागर है वो अटलांटिक महासागर से जुड़ा है, लेकिन किस जल डमरू मध्य के द्वारा जुड़ा है? तो आप कहोगे जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये तो वैसे आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। इंद्रावती और प्राणहिता की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती और प्राणहिता जो है वो सहायक नदियां हैं। भैया किसकी सहायक नदियां हैं? आप बोलोगे ये गोदावरी की दोनों सहायक नदियां। किसकी? गोदावरी की। इंपोर्टेंट है, इंद्रावती और प्राणहिता नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ, जो मसूलीपट्टनम है, कौन सा? मसूलीपट्टनम है। मसूलीपट्टनम जो बंदरगाह है वह किस नदी के तट पर स्थित है या किस नदी से संबंधित है? मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको एक बार, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। आप 3 ही में बता दीजिए, मुझे 3 में बता दीजिए कि ये मसूलीपट्टनम जो बंदरगाह है वह किस नदी के तट पर है, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी, ठीक है। तो आज यहाँ पर मैंने 100 तक कंप्लीट कर लिया है, बल्कि 50 क्वेश्चन हो चुके हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे, आज यहीं पर अलविदा।